स्थानीय बाजार क्रियाकलाप 4.1 मूल्य निर्धारण की समस्या क्लास 11 समय एक कलांश नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। वे यह समझने में आपकी मदद करेगा कि शिल्पकारों को विभिन्न परिस्थितियों में अपने उत्पादों की कीमत निर्धारित करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिल्प का वास्तविक मूल्य। उत्कृष्ट शिल्पकारी का आकलन शिल्प में प्रयुक्त सामग्री की कीमत उनके वजन या आकार से नहीं किया जा सकता है और न ही उसे केवल प्राप्त ज्ञान के आयाम से मापा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए या परिवार के लिए किसी सुंदर वस्तु की रचना कर रहा होता है तब एक अलग ही ऊर्जा कार्यशील होती है। स्व उद्देश्य किंतु आर्थिक लाभ हानि की भावना से परे, इस भावना ने सदैव ही कलाकारों को अपनी कारीगरी में प्रवीणता प्राप्त करने और भव्य वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया है। अपने प्रयासों को पराकाष्ठ तक ले जाने के लिए एकाग्रता और असीम धैर्य के साथ रचना का आनंद उनके जीवन में सौंदर्य की प्रचुरता लाता है। महान सच्चाई दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं में श्रेष्ठता के माध्यम से ही कायम रहती है। हस्तशिल्प न केवल सुंदर विरासत के रूप में मूल्यवान है बल्कि इसीलिए भी कि हम उनके साथ जीना, उन्हें छूना, महसूस करना, प्रयोग करना तथा उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं ताकि उनके लालित्य से हमारा जीवन भी संपन्न हो जाए। कमला देवी चट्टोपाध्याय। हमारे देश में बहुमूल्य धातुओं से बनी अधिकांश वस्तुएं पारंपरिक रूप से तोल कर बेची जाती थी। अब भी प्रायः यही स्थिति है। इसका अर्थ है कि अधिकांशतः कारीगर की कीमत पर विचार नहीं किया जाता था। चांदी दृश्य में दिखाई गई है। ये लोग बैठे मेले में उत्पाद बेचते हुए शिल्पकारी मध्य प्रदेश का दृश्य है। चांदी, सोने आदि की बाजार दोनों पक्षों को ज्ञात होती थी और किसी भी वस्तु की कीमत तय करने में दोनों पक्षों के व्यापारी परस्पर स्वीकार्य लाभ का प्रतिशत जोड़ते थे। यह प्रतिशत काम की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न भिन्न होता था। यद्यपि अतिउत्तम कार्य के लिए अधिक मूल्य निर्धारित किया जाता था तथापि स्वर्णकार तथा रजतकार के कौशल को बहुत कम महत्व दिया जाता था। उसके साथ ही किसी मजदूर जैसे ही व्यवहार किया जाता था। यह पश्चिम से बिल्कुल उलट है, जहाँ कारीगर की कीमत प्रायः उस द्रव्य की मूल्य कीमत से अधिक होती है जिस पर काम किया गया है। तैयार वस्तु का कलात्मक मूल्य उसकी खुदरा कीमत रिटेल प्राइस से परिलिखित होती है। इसके बावजूद भारत में बहुमूल्य धातुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ी मात्रा में परिकार तथा अनेक तकनीकों का विकास हुआ। लघु कार्यों के लिए सुझाव गए प्रश्न। स्थानीय बाजार जाकर विभिन्न शिल्पकारों से चर्चा करें कि वे अपने उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं और इस भेंट वार्ता को लिखे ले। यह जानकारी उस उत्पाद की कीमत तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न शिल्पकारों अपने उत्पादों की कीमत कैसे तय करते हैं, वे स्वयं अपनी कारीगरी का मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं। किसी स्थानीय हाट या मेले में जाइए और एक प्रकार के द्रव्य जैसे मिट्टी और उससे उत्पाद बने उत्पादों, उनके रूप, कार्यों और प्रत्येक की कीमत की जानकारी प्राप्त कर उस पर दस्तावेज तैयार करें। उपर्युक्त क्रियाकलाप 4.1 में संकलित अनुच्छेदों में प्रस्तुत विभिन्न विचारों पर चर्चा करें और शिल्प उत्पादों पर अपनी राय लिखें। मेले आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, चित्र में दिखाई गई ऊपर मेले का दृश्य। क्रियाकलाप 4.2 लुभावने मापतोल क्लास 11 क्लास 2 दिन के आखिरी 2 कलांशों में या स्कूल के समय के बाद स्थानीय बाजार में भ्रमण आयोजित किया जाए। सर्वेक्षण के लिए स्थानीय बाजार, मेले, हाट में जाने से पहले स्थानीय शिल्पियों द्वारा प्रयुक्त तोलने और मापने के कुछ तरीकों के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ लीजिए। सदियों से हमें अपने देश में मापतोल की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इनमें से अनेक अत्यंत उम्दा हैं, विशेषतः वे जो बहुमूल्य धातुओं को तोलने के लिए बनाई गई थी। इसी प्रकार लंबाई मापने के लिए शरीर के अंगों की लंबाई के आधार पर कुछ पारंपरिक इकाई बना ली गई थी। हम में से अनेक इस बात से परिचित हैं कि कपड़े का व्यापारी एक गज मापने के लिए कैसे कपड़े के किनारे को उंगलियों से पकड़ कर नाक तक ले जाता है और बालिश का प्रयोग करता है। लघु कार्य
के लिए सुझाए गए विषय अपने स्थानीय बाजार, मेल, हाट में वस्तुओं को तोलने और मापने के विभिन्न तरीकों का अन्वेषण करें। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर चार्ट, फोटोग्राफ आदि द्वारा इनका प्रदर्शन अन्य छात्रों के लिए करें। उपभोक्ता और निर्माता के हित सुरक्षित रखते हुए तोलने और मापने के वैकल्पिक तरीके विकसित करें। चित्र में दिखाई गई घी, दूध, फलों, कपड़े को मापने तोलने की भिन्न भिन्न विधियां कौन सी हैं? चित्र में गांव की देसी घी की दुकान, घी विक्रेता राजस्थान का दृश्य दिखाई गई है। फूल विक्रेता तमिलनाडु का दृश्य जो कि फूल को ही बेच रहा है। क्रियाकलाप 4.3 बाजारों का सर्वेक्षण क्लास 11 समय एक क्लास निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। इनमें इसमें कुछ समस्याओं का वर्णन किया गया है जिनका सामना बहुमूल्य धातुओं के शिल्पकारों को सामग्री खरीदने तथा प्राप्त करने में करना पड़ता है। कच्चे माल की खरीद, चांदी का व्यापार और बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति सदस्य सराफों तथा महाजनों के हाथ में थी और अब भी है, जिनके बिना सारा ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। ये लोग सारे भारत के स्थानीय बाजारों में बहुमूल्य वस्तुओं का वितरण करके यह सुनिश्चित करते थे कि सभी उत्पाद केंद्र अपनी जरूरतों के लिए उन पर आश्रित रहे। भारत में सदा से ही पंजीकृत सराफ ही बड़ी संख्या में रहे हैं और आज भी उनकी संख्या 12,000 से अधिक है। वे महाजनों के रूप में भी काम करते हैं और सामान्यतः ब्याज की बहुत ऊंची दरें वसूल करते हैं। इन सर्राफों के पास प्रायः स्वर्णकार और रजतकार शिल्पी भी होते थे जो उनके लिए मासिक वेतन पर काम करते थे। बहुमूल्य धातुओं का एक औसत शिल्पी प्रायः चांदी या सोने के स्टॉक में निवेश करने में असमर्थ होता था, अतः सराफ उन्हें सोना चांदी उधार देता था। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि शिल्पकार सदा सराफ का कर्जदार बना रहे। लघु कार्यों के लिए सुझाए गए विषय स्थानीय बाजार में जाकर विभिन्न शिल्पकारों से चर्चा करें कि वे कच्चे माल कैसे प्राप्त करते हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस भेंटवार्ता को लिपिबद्ध भी करें। आपके इलाके के महाजन कौन हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। कर्ज देते समय उनकी क्या शर्तें होती हैं। नक्काशी युक्त चांदी का डिब्बा 18वीं शताब्दी का दृश्य दिखाई गई है। शिल्पकार अपने शिल्प उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये चांदी का डिब्बा दिखाई गई दृश्य में है। लास्ट वैक्स पद्धति द्वारा धातु मूर्ति तैयार करने हेतु मोम का प्रतिरूप बनाते हुए शिल्पीय युगल की दृश्य दिखाई गई है। ये शिल्पीय युगल का दृश्य दिखाया गया है। क्रियाकलाप 4.4 परिवर्तन को स्वीकारना क्लास 12 समय एक क्लास वर्जित विलासिता हिमालय में पाए जाने वाले वन्य प्राणी हिमालयी आइबेक्स की ऊन से बनी काश्मीरी शहतूत मुद्रिका शाल इतनी महीन एवं मुलायम होती है कि आदमी की अंगूठी मुद्रिका से भी आसानी से गुजर सकती है। आज पर्यावरणीय कारणों से और आइबेक्स को लुप्त होने से बचाने के लिए इसका उत्पाद और बिक्री निषिद्ध है। इसे बुनना एक उच्च कोटि की कला थी, अब इसे ओढ़ना एक वर्जित विलासिता है। प्रवासी कलाकार वेलु आसारी एक काष्ठ शिल्पी है। उनके पूर्वजों की एक लंबी वंश परंपरा रही है जो मंदिरों के लिए पारंपरिक काष्ठ नक्काशी का कार्य करते थे। वेलु आसारी के अनुसार उनके पूर्वज तंजौर में बस गए और जिले में मंदिरों के छकड़ों के लिए चित्रों को नक्काशी करने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में तंजौर में मराठा शासन के अंत के साथ ही यह संरक्षण समाप्त होने पर वे कुड़ी चले गए जो मुदैर के पूर्व में एक छोटा सा शहर है। वहाँ नागरथर चेटियार नामक एक वाणिज्य समुदाय था। इनका व्यापार सारे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था। ये लोग विशाल प्रासादों का निर्माण शुरू कर रहे थे जिसके लिए उन्हें प्रबल नक्काशों और काष्ठ शिल्पियों की जरूरत थी। वेलु के पूर्वजों ने इन घरों के दरवाजों तथा स्तंभों की नक्काशी में मदद की। मुख्य द्वार का कार्य बहुत पेचीदा था क्योंकि वह बाह्य सार्वजनिक स्थानीय और भीतर पवित्र पारिवारिक स्थान के बीच दहलीज का
काम करता था, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद चेट्टियारों ने विदेश में अपना व्यापार बंद कर दिया। अधिकांश लोगों की सारी पूंजी नष्ट हो गई और वे चेट्टिनाड लौट गए। बेलू आसारी के पिता को फिर काम खोजना पड़ा। यह स्थिति बहुत निराशाजनक थी कि जो एकमात्र काम उन्हें मिला था वह पुराने चेटियार घरों को खंडित करने का था, ताकि सजावटी सामान तथा लकड़ी को बेचा जा सके। उन्हें बीम तथा कड़ियों को तोड़कर नए खिड़कियां, दरवाजे तथा अलमारी शेल्फ बनाने का कार्य दिया गया। 1980 के दशक के शुरू में वेलु आसारी का परिवार सेलम के निकट कलाकुरिची में चला गया, जो चाइना सेलम, थम्मपट्टी और अरुम्बाकुर के 4 ग्रामों में से एक था। ये स्थान काष्ठ नक्काशी के लिए एक नए केंद्र के रूप में उभर रहे थे। तेजी से विकसित होते हुए बाजार की ओर वेलु परिवार भी आकर्षित हुआ। यहाँ सारे भारत से एजेंट अपने शिल्प निर्यात और घरेलू बाजारों के लिए अच्छे नक्काशों की खोज में आते थे। वैवाहिक संबंधों के कारण उनके रिश्तेदार भी वहाँ थे। आजकल वेलु अंसारी हिंदू देवी देवताओं, मुख्यतः गणपति और लक्ष्मी के पैनलों की नक्काशी में व्यस्त है, जो चेन्नई तथा मुंबई के बाजारों के लिए बनाते हैं। पैनल भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए शहतूत जैसी अनेक किन वस्तुओं को निषिद्ध किया गया है। क्या आपके इलाके में पुराने घरों को तोड़कर वस्तुओं को एंटीक बाजार में बेचा जा रहा है? चित्र में दिखाई गई ये नक्काशी दरवाजे का दृश्य दिखाई गई है। पैनल मध्य वर्ग के घरों में दीवारों पर सजावट के काम आते हैं। निर्यात के लिए कुछ पैनलों का पूरा कालीन परिष्करण एंटीक फिनिश किया जाता है। उनका छोटा भाई बेंगलुरु चला गया है और एक फर्नीचर निर्माता के लिए कुर्सियों पर नक्काशी तथा अलंकरण कार्य करता है। उसका मानना है कि फर्नीचर बाजार का भविष्य अच्छा है, उसका वेतन अच्छा है और उसके बच्चे को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध है। बेलू आसारी के चाचा अभी कराईकुंडी में ही रहते हैं। वे उत्सवों के दौरान हिंदू देवताओं के लिए जुलूसों के वाहनों और रथों को नक्काशी करते हैं। उनके पास भारतीय मंदिरों के साथ साथ सिंगापुर और तथा अमेरिका के मंदिरों की भी संविधाएं हैं। बेलू आसारी कला कुरुचि में खुश हैं। गांव में हो रही नई प्रगति के बारे में उनकी मिलीजुली भावनाएं हैं। यद्यपि वहां अनेक नए कारखाने खुल गए हैं, तथापि उनका स्वामित्व विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के पास नहीं है। इन कारखानों का स्वामित्व अब उन कामगारों और मजदूरों के पास है जो पहले उनके अपने संबंधियों के कारखानों में काम करते थे। वे व्यापार में कुशल हो गए हैं अब स्वयं उद्यमी शिल्पकार हैं। समुदायों की कुछ युवा महिलाओं की ओर से काष्ठ की नक्काशी सीखने की मांग की जा रही है। वेलु आसारी इसका प्रसन्नता से समर्थन करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन ही सतत है, इसीलिए वे अक्सर सोचते हैं कि उनके लिए भविष्य क्या लाएगा। तमिलनाडु के एक काष्ठ शिल्पी वेलु आसारी के साथ एक भेंटवार्ता से चर्चा और निबंध विषय। अपने शहर में शिल्पकारों के प्रवास पर चर्चा कीजिए। समाज में बदलती हुई जरूरतों का अन्वेषण करके उन्हें स्पष्ट कीजिए कि स्थानीय शिल्प समुदाय ने स्वयं को इन नई मांगों के अनुकूल कैसे बना लिया है। इसका रिकॉर्ड भी बनाइए। चित्र में दिखाई गई है नीचे चित्र में आपके इलाके में नाजुक सामग्री को बाजार में कैसे पहुंचाया जाता हुआ। ये चित्र में लेके जाता हुआ केले के पत्ते ले जाते हुए तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई है। क्रियाकलाप 4.5 शिल्प के लिए यातायात क्लास 12 एक क्लांस। इससे पहले कि छात्र अपना लघु कार्य शुरू करे और स्थानीय बाजार, दुकान, मेला हाट में जाए, उन्हें इस बात के लिए तैयार कर दीजिए कि वे वहां जिन लोगों से मिलेंगे, जैसे उत्पाद व्यापारी, उपभोक्ता आदि, उनसे रोचक और प्रासंगिक प्रश्न पूछें। निम्न अनुच्छेद में सत्या के पिता भारत के विभिन्न प्रदेशों के विशेष डिजाइनों तथा बुनाइयों का वर्णन कर रहे हैं। भारतीय बाजार में रंग। सत्या के पिता के पास कहने के लिए अनेक कहानियां थी। वह अपनी साड़ियां बेचने और नए ऑर्डर लेने के लिए सारे भारत के बाजारों तथा मेलों में घूमते थे। उन्होंने सत्या को उत्तर भारत के एक पवित्र नगर
वाराणसी में करघों पर बनाई जा रही सुनहरी जरी के ब्रैकेड वाली वैवाहिक साड़ियों के बारे में बताया। कई शताब्दियों पूर्व तीन भाई हथकरघा बुनाई की कला के विशेष कौशल को चीन से लाए थे। इन्हीं के नाम पर इन साड़ियों के नाम से तीन बनारसी साड़ी के डिजाइन प्रसिद्ध हुए, जैसे जैक्वार्ड, ट्रेडलों तथा शटलों का एक जटिल संयोजन। जामदानी कोमल फूल की सजावटी से युक्त है और तनचोई एक अन्य तकनीकी रखे गए। सत्या के इकत नामक एक अनोखे कौशल के बारे में सुना, जिसमें धागे को मोम लगे सूत के धागे के साथ बनाए जाने वाले डिजाइन के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर बांधा जाता है और बुनाई से पहले भिन्न भिन्न रंगों में रंगा जाता है। जब बाने के धागों को ताने पर बुना जाता है तब तोते, मछली, हाथी एवं कमल के फूलों वाले बारीक डिजाइन कपड़े की लंबाई से जादुई रूप से उभरते चले जाते हैं। आंध्रा में यह साड़ियाँ पोचमपल्ली और उड़ीसा में संबलपुरी नाम से प्रसिद्ध हैं। गुजरात के पर्यटन में तीन और बाने दोनों धागों को बांधकर रंगा जाता था और पोटला नामक कपड़ा बनाया जाता था। दुर्भाग्य से अब केवल एक ही परिवार बचा है जो इस कौशल को जानता है। उत्तर भारत में चंदेरी में जुलाहे सूत का इतना महीन कपड़ा बुनते थे कि वह ढाका की मलमल का मुकाबला करता था। इनके तानों में 1800 धागे होते थे। सत्या के पिता ने बताया कि भारत के हर कोने के अपने विशेष डिजाइन तथा बुनावटें होती थी, परंतु साड़ियों के लिए कांचीपुरम अत्यधिक प्रसिद्ध स्थानों में से एक था। क्रियाकलाप आप जिस बाजार में गए थे वहां उपलब्ध शिल्प सामग्री की सूची बनाइए। भारत विश्व के नक्शे पर दिखाइए कि वे कहां से आई थीं। आपके इलाके तक उन्हें कैसे लाया गया। चित्र में ये साड़ियों का दृश्य दिखाई गई हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों की साड़ियां बेच रही दुकानों का दृश्य, ये साड़ियों से भरी दुकान की दृश्य दिखाई गई है। क्रियाकलाप 4.6 नवीन विचार क्लास 12 एक क्लास निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और इनके अंत में सुझाए गए क्रियाकलाप करिए। विख्यात मूर्तिकार और कला तथा शिल्प के संग्रह शंकु चौधरी ने अपनी एक नोटबुक में लिखा था, अब स्वयं से यह पूछने का समय आ गया है कि हम शिल्पी वर्ग की संभावित प्रतिभा के साथ क्या करना चाहते हैं। उनका संग्रह इस बात की याद दिलाता है कि शिल्प का समर्थन रूप के साथ कार्य के संश्लेषण में निहित है, न कि आज की अति अलंकृत आवृत्ति मूलक कलाकृतियों के अंधाधुंध उत्पादन में। किसी समय रसोई के उपकरणों में भी शैली तथा उपयोगिता दोनों होती थी। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता डिजाइन का सम्मिश्रण होता था, जैसे एक सेवई बनाने की मशीन को जादुई घोड़े में सिंदूर की डिब्बी का मछली और मोर के रूप में बदल जाना। नवीन सतह सामुदायिक कला अब स्वयं को वाणिज्यिक क्रियाकलाप के भिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने के लिए समायोजित हो रही है। विभिन्न पारंपरिक कला रूपों को किस प्रकार नए रूपांतरण के लिए और फिर त्रिआयामी उत्पादों के लिए अनुकूल बना कर बेचा जा सके, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पश्चिमी मान्यता के अनुसार कला को अस्थायी होना चाहिए, पेंटिंग अस्थायी होनी चाहिए और फ्रेम की जानी चाहिए, न कि हर मौसम में धो दिया जाए। इस विकास क्रम ने एक नए प्रकार की रचनात्मक को जन्म दिया जो चित्रकारी पारंपरिक रूप से दीवारों पर की जाती थी अब डिब्बे, ट्रे या भिन्न प्रकार के कपड़ों पर भी किया जाती है। कुछ लोगों ने तो कथा पुस्तकों को सजाने या एनिमेशन फिल्में बनाने के लिए पारंपरिक लोक चित्रकारी का भी प्रयोग किया है। यह बदलाव कला के रूपों को इतना विकृत न कर दे कि उसका मूल स्वरूप तथा अर्थ ही नष्ट हो जाए। यह विभिन्न समुदायों तथा समाजों की सांस्कृतिक विरासत और कला रूपों को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संस्कृति की सराहना, विशिष्ट कला रूपों के अर्थों तथा महत्व ये दृश्य दिखाई गई हैं।
जो बनी हुई है चित्र में घोड़े, एक छात्र द्वारा बनाया गया टेराकोटा का फलक भित्त चित्री बिहार का दृश्य ये दिखाई गई है, जो भित्त चित्री के रूप में प्रकट किया गया है। समझना और एक आधारभूत सम्मान को कला रूपांतरण की नींव होना चाहिए। सुझाया गया क्रियाकलाप घरों से कई ऐसी शिल्प वस्तुएं चुनिए जो नए प्रयोगों के लिए रूपांतरित की गई हैं। उस वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करते हुए चर्चा कीजिए कि क्या वह रूप कार्य तथा नए प्रयोग का सही रूपांतरण है। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या कला अस्थायी होनी चाहिए। अपने स्थानीय बाजार में इस विचार को स्पष्ट करने वाले उदाहरण खोजिए। संस्कृति की सराहना, विशिष्ट मोटिफों के अर्थ तथा महत्व को समझना और एक आधारभूत संबंध को कला रूपांतरण की नींव होना चाहिए। अन्वेषण कीजिए कि नई सतहों पर शिल्प का रूपांतरण एक नए प्रकार की रचनात्मक की और कैसे ले गया है। रूपांतरण के ऐसे उदाहरण खोजिए जिन्होंने कला के रूप में इतना विकृत कर दिया है कि उसका मूल्य स्वरूप तथा अर्थ ही नष्ट हो गया है। बाजार में शिल्प रूपों के अस्थायी और अस्थायी स्थानीय उदाहरणों की खोज कीजिए। किसी शिल्प के नए तरीकों में रूपांतरण का शिल्पकारों और उनकी कुशलताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब शिल्प बाजारों की मांग के अनुसार बदलते हैं तब वह किसका उदाहरण ले होते हैं। रूपांतरण का रचनात्मक का या परंपरा को शिथिल करने का। शिल्प के अस्थायी और अस्थायी रूप तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई है। ये अस्थायी और अस्थायी दरी का दृश्य बना हुआ दिखाया गया है और इधर ये बने हुए दृश्य में शिल्पकारी के कुछ विभिन्न उद्देश्यों के लिए हस्तशिल्प के छाते भी बनाए दृश्य में दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप 4.7 हथकरघे से मशीन तक। क्लास 12 समय एक क्लांस अपने शहर नगर के निकट किसी विख्यात हथकरघा केंद्र में जाने की व्यवस्था करें। मित्रों, स्कूल से छात्रों के साथ समूह में बुनकरों के किसी परिवार से मिलने की कोशिश करें। अपने साथ किसी अध्यापक या माता पिता को ले जाएं। देखें कि बुनकर कैसे काम करते हैं। पुरुष और महिलाएं आपस में काम को कैसे बांटते हैं। सूत रेशम को सुंदर बनाने में कैसे बदला जाता है। बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनमें से कितने को पहुंच स्कूलों और कॉलेजों तक है। अपने जो सीखा उस पर एक निबंध लिखें। इसी प्रकार एक समूह में अपने आसपास की किसी आधुनिक कताई मिल में जाइए। यह देखें कि हथकरघा बुनकरों की आधारभूत बुनाई तकनीकें मशीनों द्वारा कैसे की जाती हैं। मिल का मालिक कौन है। मिलों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्यतः किसके पास होता है। क्या बुनकर समुदाय के लोग कपड़ा निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों के मालिक हैं। यदि नहीं तो क्यों नहीं। इन मिलों में कौन काम करता है। क्या केवल बुनकर समुदाय के लोग यहाँ काम करते हैं। यदि परंपरा बुनकरों मिल में काम करते हैं तो वहाँ उनकी क्या भूमिका है। ये चित्र में दिखाई गई हथकरघे पर बुनाई असम का दृश्य दिखाई गई है, जो बुनकर काम करता हुआ हथकरघे उद्योग से दृश्य में बीनता हुआ बुनकर दिखाई गई है। चाक के प्रयोग के बिना मृत का पात्र बनाना असम का दृश्य। क्रियाकलाप 4.8 शिल्प स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका। क्लास 12 एक कलांश। अनेक व्यवसायों में पुरुष और महिलाएं काम में बराबर की भागीदारी करते हैं। बुनकर समुदाय में महिलाएं समान रूप से शामिल होती है। श्रम का विभाजन मुख्यतः पितृसत्ता का परिणाम होता है, जिसमें किसी परिवार अथवा समाज में पिता अथवा पुरुष सदस्यों का प्रभुत्व होता है। वे ही उत्पाद के साधनों को नियंत्रित भी करते हैं। सुझाए गए क्रियाकलाप। छात्र एक ही शिल्प और उसके उत्पाद बिक्री आदि में पुरुषों तथा महिलाओं के भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कौन से शिल्प विशिष्ट रूप से पुरुषों के साथ और कौन से महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही प्रकार की शिल्प कला में काम कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं की वेतन विसंगति पर जानकारी एकत्र करिए। क्रियाकलाप 4.9 शिल्पों की स्थिति। क्लास 12 समय एक क्लास एक स्थापित के साथ वार्तालाप। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भगवान विष्णु को समर्पित एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है। मंदिर के पारंपरिक वृत्तांतों में यह दावा किया गया है कि यह किस
किसी प्राचीन युग सेथेल पूर्णा का है, किंतु इसकी स्थापत्य कला से प्रकट होता है कि वह अवांछनीय मूल का है, 18वीं शताब्दी से पहले का नहीं है। संभवतः इसका निर्माण वर्तमान आंध्रा और कर्नाटक के ब्राह्मणों द्वारा किया गया था, जो मंदिर के सामने वाली गली में रहते थे। ये ब्राह्मण अब इस परिदृश्य से लुप्त हो चुके हैं और अपने पीछे एक विलुप्त होती परंपरा छोड़ गए हैं। अब मंदिर का नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथ में है। इस समय इसका तेजी से जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका नेतृत्व एक जोड़ी कर रही है। इनमें से एक श्रद्धालु स्नातक और एक समर्पित कर्मचारी है, जिसे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि वह नास्तिक है। यह समर्पित जोड़ी मंदिर के प्रवेश पर एक 5 मंजिला गोपुरम का निर्माण करना चाहती है। मंदिर जाने वाली सड़क इस विशाल योजना के फलस्वरूप मलबे से और उदय, किंतु यहाँ के निवासियों को इससे कोई शिकायत नहीं है। मंदिर के आसपास के पथों पर भारी पत्थर बिखेरे पड़े हैं, जो गोपुरम का आधार बनेंगे। निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने वाला स्थापति मास्टर बिल्डर लंबा और वाचल है। उसका थोड़ा सा लंगड़ापन उसकी लंबाई को और उभरता है। उसकी वाचलता उसकी सुरीली आवाज द्वारा कोमल हो जाती है। उसका चेहरा चित्र में दिखाई गई ग्रेनाइट की चट्टाने पर उत्कीर्ण गंगा तोरण का दृश्य महाबलीपुरम तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई है। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिर का दृश्य। नीचे हाथियों बनी अन्य और भी चित्र दिखाए गए हैं। बुढ़ापे की झुर्रियों से अप्रभावित और ताजा दिखाई देता है। मैं उससे यह कहता हूँ तो वह हंस पड़ता है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है सर। स्थापति के रूप में मेरा 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। मैं विश्वकर्मा नहीं हूँ और जन्म से चेट्टियार हूँ। उसका यह अंतिम वाक्य हैरानी की बात है कि दक्षिण में देव स्थान जैसे पवित्र निर्माण पर पूरी तरह विश्वकर्मा समुदाय का एकाधिकार है। स्थापत्य कला का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है और इसे इस सुगठित समुदायों की सीमाओं के भीतर गोपनीयता से रखा जाता है। इस विधि से स्थापत्य कला की कोई विशेष हानि नहीं हुई है। 6वीं शताब्दी तक पुराने दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रचुरता से यह तथ्य स्पष्ट है। मुझे इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। प्रारंभ में मेरे गुरु मुझे इस कला के गुर सिखाने के लिए अनिच्छुक थे। मूलतः मैं छेनी बनाने की क्षुद्र तकनीकी सीखने के लिए भट्टी तक सीमित था। भट्टी से बाहर निकलने और अपने गुरु को यह विश्वास दिलाने में मुझे बहुत समय लगा कि मैं एक आदर्श शिष्य बनने योग्य हूँ। उसने यह भी कहा कि अब मैं उनका प्रमुख शिष्य हूँ। मैंने अनेक विख्यात मंदिरों में काम किया है। श्री रंगम व पोलानी में मैंने इस कला को परिश्रम से सीखा है। इस विषय की पुस्तक कहाँ से लेते हो? पुस्तकें? कौन सी पुस्तकें सर? ज्ञान तो अभ्यास और वर्षों के प्रशिक्षण से आता है। मुझे केवल यह खेद है कि मैं अपने गुरु को यह विश्वास नहीं दिला पाया कि मुझ में संस्कृति में लिखी हुई शिल्प शास्त्र की पुस्तकें पढ़ने की योग्यता भी है। क्या तुम्हारे मास्टर को संस्कृत आती है? हाँ आती है, लेकिन संस्कृत अध्ययन केवल विश्वकर्मा समुदाय के बालकों के लिए ही है। मैं तो आखिर निम्न जाति का चेटियार हूँ, उच्च वंश का चेटियार भी नहीं। क्या तुम अपने गुरुजी से नाखुश हो? मैं नाखुश क्यों होने लगा? वह तो मेरे भगवान हैं। यह तो मेरा दोष है कि मैं उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शिल्प शास्त्र के ग्रंथों को समझे। मैं उसे शीघ्र ही प्रशिक्षित करना चाहूंगा। फिर उसने उत्कंठित होकर कहा, और उसके लिए संस्कृति का एक शिक्षक खोजूंगा। मंदिर का पिछवाड़ा अनेक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जहां पसाड़ का काम करने वाले मिस्त्री ग्रेनाइट के विशाल खंडों पर काम कर रहे हैं। क्या वे विश्वकर्मा हैं? नहीं। वह हंस पड़ा और बोला, वे सभी कर इकुडी नगर के निकट के 2 गांवों से आए हैं। इन पत्थरों को तराशने के लिए विशेष कौशल की जरूरत है, जो केवल इन ग्रामवासियों के पास है। विभिन्न प्रदेशों के
अलग अलग सामग्री से बनाए गए ब्रैकेट चित्र में ये दिखाई गई अलग अलग दृश्यों का ब्रैकेट का क्या काम होता है। ब्रैकेट में दिखाई गई ये सारी दृश्य जो कि बहुत रंगीली और चमकीली बनाई गई हैं। क्या उनमें से कोई मास्टर निर्माता बन पाएगा? यदि उनमें से कोई इच्छुक हो और इतना ही उत्साहित हो जितने तुम थे, तो क्या तुम किसी को प्रशिक्षित करोगे? यह शायद मेरे जीवन काल में नहीं होगा। हो सकता है कि मेरे पुत्र या पौत्र को शिष्य के रूप में पत्थर का काम करने वाला कोई परिश्रमी मिस्त्री मिल जाए। इसमें समय लगता है। मैं संभवतः महसूस करता हूँ कि जाति की इमारत उतनी ही कठोर होती है जितनी कि ग्रेनाइट की ऊपरी सतह, जिसके पत्थर के ये खंड तोड़े गए हैं। साधारण लोग इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं और नए नए औजार खोजते हैं। वे जानते हैं कि यह काम कठिन है और समय साध्य है। उन्हें कोई जल्दी भी है। वे एक एक खंड को तराशने के लिए तैयार हैं। मृत भांड निर्माताओं के कुशल समुदाय को उत्तर भारत के अधिकांश भागों में कुम्हार कहते हैं। तेलुगु में कुम्हार और तमिल में कुशवार। इन्हें उत्तर वैदिक काल में निम्न जाति का माना जाने लगा था। पंख, मृदा और मृत्तिका के साथ काम करने वाली अधिकांश जातियों के बारे में यह सोचा जाता था कि वे दूषित वस्तुओं के संपर्क में रहती हैं। अतः किसी भी प्रकार के उत्पादन कौशल से जुड़ी हुई जातियों को निम्न माना गया है। वैज्ञानिक ज्ञान और दस्तकारी के कुशलता आधार के बावजूद भारत में बुनकर समुदाय को निम्न जाति का माना जाता है। यद्यपि किसानों, कुम्हारों और चर्मकारों की तरह बुनकर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पथ प्रदर्शक रहे हैं, तथापि यह सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा का अभाव झेलता रहा है। बुनकर आज भी गरीब बने हुए हैं। अनेक राज्यों में बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे उस ऋण को नहीं चुका पाते जो उन्हें मजबूरी में लिया था। आज वैश्वीकरण के युग में ऐसे समुदाय के आधुनिकीकरण, आजीविका तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी पहुंच सर्वोत्तम शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों तक हो। पी अनंत कृष्णन, द पायनियर, 15 मार्च 2009। आंकड़ों का संकलन, डाटा बैंक बनाना हमें हर प्रकार के कला तथा शिल्प रीति का विस्तृत एवं सर्वगिर सर्वेक्षण, उनके रूपों तथा कार्यों, द्रव्यों तथा तकनीकों, रीति में परिवर्तनों और प्रत्येक की विशेषताओं का भी तैयार करना होगा। इन सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि उनके बारे में जानकारी का एक संसाधन बैंक बनाए जाए, जिसमें संग्रहालयों से लाई गई आदर्श नमूनों और प्रयोग में लाई गई सामग्री तथा औजारों को शामिल किया जाए तो भावी पीढ़ियों को इनके पूरी छवि देने के लिए पर्याप्त हो। यद्यपि उनकी रीति का अंत हो जाए या छोड़ दी जाए, तथापि यह शक्ल बदल दी जाए। यह एक बीज बैंक के रूप में काम कर सकता है जो आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर उनको पुनर्जीवित। चित्र में दिखाई गई है बड़े भांडों का निर्माता महाराष्ट्र का दृश्य दिखाई गई है, जो बड़े बड़े भांड बनाते हुए चित्र में ये मिट्टी के बड़े बड़े नाद जैसे बर्तन बनाते हुए दृश्य में दिखाई गई है। ये दृश्य मृतक पात्र बनाने की कार्यशाला महाराष्ट्र का दृश्य दिखाई गई है। या पुनर्सज्जित करने की भी व्यवस्था करेगा। इसके अंतर्गत जो छवि प्रस्तुत की जाएगी वह निर्जीव व्यवसायी और हमारे समय की उदासीन जनता को उनका सच्चा मूल समझने और उनकी सूक्ष्मताओं पर प्रतिक्रिया करने हेतु पुनरीक्षित भी करेगी। और सबसे बढ़कर गैर पारंपरिक आकांक्षाओं के नए समूह या कलाकार का अध्ययन शहरी समाज की ओर आकर्षित कर सकती है। के.जी. सुब्रमण्यम, कला और संस्कृति पर निबंध, द मैजिक ऑफ मेकिंग। लघु कार्य के लिए सुझाए गए विषय चर्चा करें कि शिल्पकारों का दर्जा इतने निम्न स्तर क्यों है।
अपने पड़ोस में यह जानने के लिए किसी शिल्पी समुदाय का अध्ययन करें कि क्या पिछले 20 वर्षों में कोई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है। एक शिल्पी समुदाय का अध्ययन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, संसाधनों तथा सुविधाओं तक उनकी पहुंच पर टिप्पणी लिखें। आपके प्रदेश में शिल्पी समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए समाज, पंचायत, नगर पालिका द्वारा चलाई जा सकने वाली 3 क्रियाकलापों वाली एक योजना तैयार करें। योजना तैयार करें। चित्र में दिखाई गई है, ये बड़े से मंदिर में बना हुआ दृश्य दिखाया गया है।